देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में जो एक तो दे रखा है सर्कल। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक तो सर्कल दे रखा है और नमस्ते इसमें सर। नमस्ते। और इसमें हमें दे रखा है एक टेंजेंट। तो टेंजेंट ये हो गया, एक वो स्ट्रेट लाइन जो इसको जस्ट टच करते हुए निकल रही है। तो बेटा एक टेंजेंट इन्होंने ऊपर की तरफ दे रखा है जो इसको सर्कल को टच करते हुए निकल रहा है, ये है एक्स वाई। दूसरा टेंजेंट नीचे की तरफ दे रखा है यहाँ पर, ये इसको यहाँ से टच करते हुए निकल रहा है, ये है एक्स डैश वाई डैश। तो दो टेंजेंट्स हो गए। उसके अलावा एक यहां से और यहां तक दोनों पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर से गुजरती है। तो ये डायमीटर हो गया सर्कल का। ठीक है, सेंटर से गुजरने वाली लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम डायमीटर बोलते हैं। तो ये डायमीटर हो गया। और उसके बाद यहाँ इस पॉइंट को टच करती हुई एक लाइन ऐसे जाती है और एक यही लाइन आगे ऐसे। पहले मैं नेमिंग कर दूं इसकी। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये सेंटर है, सेंटर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय O। ये O हो गया। ये वाला पॉइंट हो गया A, कैपिटल A। ये वाला पॉइंट कैपिटल B। फिर O को A से ज्वाइन कर रखा है, O को A से ज्वाइन कर रखा है यहाँ पर, और फिर O को B से ज्वाइन किया है। A से और B से ज्वाइन करा है। अब देखिएगा ये क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर जो ये टच कर रहा है ये है C। ठीक, पहले ये बताइए, फिगर तो सबको समझ में आ गई ना। फिगर में मैंने खुद से कुछ नहीं करा है, ये फिगर एग्जैक्टली ऐसी ही क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, अब जरा देखिएगा यहाँ पर वो हमको बोल रहे हैं कि आपको एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज प्रूव करनी है। अब जरा देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को आगे लेकर चलेंगे। देखिएगा मैं ये जानता हूं कि किसी भी सर्कल में अभी तक हमने जो दो प्रॉपर्टीज देखी हैं इस पूरे चैप्टर में, उन दो प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। आप ये देखिएगा कि अगर कहीं पर भी टेंजेंट और रेडियस, टेंजेंट और सर्कल का रेडियस अगर किसी पॉइंट पर मिलते हैं तो उस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो सीधी सी बात है कि ये टेंजेंट है एक्स वाई और ये ओबी ये रेडियस है, तो बेटा ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये x डैश y डैश दिस इज अनदर टेंजेंट, और ये जो OQ है ये एक रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री। ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये होता ही है इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, उसके बाद मैं एक काम करूंगा, कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन। इसमें जॉइन OC, O और C को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। रीजन क्या है? रीजन बिल्कुल क्लियर है कि भाई ये भी तो रेडियस है इस सर्कल का, ये भी तो रेडियस है। तो और ये जो है AB, ये इसको जरा सा टच करते हुए निकल रहा है। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए निकले तो उसी को टेंजेंट बोलते हैं। और टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 90 डिग्री हो गया एंगल। ठीक है, तो मैंने कहा कंस्ट्रक्शन क्या है कि जॉइन OC, जॉइन OC ये हो गया। अब देखिएगा जी क्या करना है। अब इसके बाद हम करेंगे, हम दो ट्रायंगल्स पकड़ेंगे यहाँ पर। एक तो ट्रायंगल हो गया
AOP और AOC लिखिएगा यहाँ पर इन ट्राइंगल AOP एंड AOC एंड ट्राइंगल AOC, ये दो ट्राइंगल्स में लेकर चल रहा हूं। सीधा सीधा देखो, जब मैं AOP और AOC की बात करता हूं तो AO इज द कॉमन साइड इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी, समझ गए? दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड क्या है? कॉमन साइड ये है AO, तो मैं यहां पर लिखूंगा AO इज इक्वल टू AO, रीजन में लिखिएगा कॉमन साइड, एक तो ये हो गया। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लिखेंगे OP इज इक्वल टू OC, OP इज इक्वल टू OC, ये क्या हो गया? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, भाई दोनों रेडियस ही तो है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए बेटा? आज तक इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिएगा कि मैंने बोला AO इज इक्वल टू AO कॉमन OP इज इक्वल टू OC, दे बोथ आर रेडियस, एंड AP इज इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू AC, रीजन में लिखना दूसरी जो प्रॉपर्टी हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, टेंजेंट्स फ्रॉम A, दूसरी प्रॉपर्टी, भाई हमने दो ही प्रॉपर्टी देखी है, एक तो रेडियस और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं किसी सर्कल पर दो टेंजेंट डालता हूं तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये जो A है, इफ इट इज टेकन एज एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ से A से ये टेंजेंट है AP, और A से ये भी तो एक टेंजेंट है AC, तो AP और AC ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मुझे पूरी प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख देंगे टेंजेंट्स फ्रॉम A, सफिशिएंट है। साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल हो गई, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, भाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया याद रखिए बेटा, ये सिमिलैरिटी नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंसी है। अगर तीनों साइड इक्वल है तो एग्जैक्टली सिमिलर है, वो एग्जैक्टली सेम है ट्रायंगल, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। मैं बोलूंगा ट्रायंगल ए AOP, triangle AOP is congruent to triangle AOC, is congruent to triangle AOC, दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तब अब इसमें मेरे को नेक्स्ट क्या करना होगा? इसमें आप ये देखिएगा कि मेरा सारा का सारा ध्यान किस पर होना चाहिए? मेरा सारा ध्यान इस बीच वाले एंगल पर होना चाहिए, AOB, ये मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है ना? तो मैं एक काम करता हूं कि जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम CPCT यूज करके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से, AOP की बात कर रहा हूं तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखिए ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं क्या कहूंगा एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC, में आप लिखिएगा बाई CPCT। ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? एंगल यस सर। टू एंगल यस सर। ठीक, ये होने के बाद में जब दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो उनको आप कोई एक मान लीजिए, कुछ एज्यूम कर लीजिए, जब दोनों इक्वल है ना AOP और AOC, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए इज इक्वल टू x, और यहाँ लिख दीजिए से। मैंने ऐसा मान लिया जब दोनों इक्वल है, ये तो आ गया कॉन्ग्रुएंसी से बाई CPCT, ठीक है, और दोनों को आप बराबर है तो मान लीजिए जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है तो इसको भी बोलो x और इसको भी बोलो x, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब मैं फिर देखता हूँ दो और ट्रायंगल पकड़ते हैं। अब मैं बोलूंगा कि AOP को ले लिया था ना, अब लेते हैं BOQ एंड BOC। नाउ in triangle BOQ and BOC, बेटा माइक ऑफ करिए, किसी का माइक ऑन है? इन ट्रायंगल BOQ and BOC,
कार्तिक बेटा माइक ऑफ करो। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब मैं दो अलग अलग ट्राइंगल ले रहा हूँ। दूसरे ट्राइंगल कौन से? ट्राइंगल बी ओ क्यू एंड बी ओ सी। तो ट्राइंगल बी ओ क्यू में फिर वही काम, आप देखो बी ओ इज इक्वल टू बी ओ, कॉमन साइड। बी ओ इज इक्वल टू बी ओ, कॉमन साइड, एक तो ये हो गया। फिर अगला मैं देखूंगा क्या, अगला देखिएगा ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। भाई सेम सर्कल है और दोनों ही रेडियस है, तो रेडियस तो इक्वल ही होते हैं सर्कल के। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? बी क्यू इज इक्वल टू बी सी, टेंजेंट्स फ्रॉम बी, बी क्यू इज इक्वल टू बी सी। रीजन में टेंजेंट्स फ्रॉम बी। और आप ये देखिएगा कि जैसे यहाँ पर ये ए था, ये भी तो एक एक्सटर्नल पॉइंट था, तो ए पी और ए सी दोनों टेंजेंट हो गए, सेम सर्कल पर टेंजेंट हो गए। तो जो टेंजेंट हो गए, टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। सिमिलरली ये एक्सटर्नल पॉइंट है बी, तो बी क्यू इज इक्वल टू बी सी, अगेन ये टेंजेंट हो गया, तो टेंजेंट की लेंथ हमेशा इक्वल होती है, बी क्यू इज इक्वल टू बी सी। तो आप ये देखिए साइड साइड साइड, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होता है। तो भाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया triangle BOQ is congruent to triangle BOC. BOQ is congruent to triangle BOC। और इससे मुझे क्या करना है, मैं तो ये वाला एंगल उठाऊंगा बस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल BOQ, BOQ मतलब ये एंगल इज इक्वल टू एंगल BOC, BOC ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए। हम कहेंगे एंगल BOQ इज इक्वल टू एंगल BOC। रीजन में लिखिएगा यहाँ पर भी बाई CPCT। और जब ये दोनों इक्वल है, तो इसको किसी अलग वेरिएबल के बराबर आप मान लीजिए। कैसे? भाई ये दोनों इक्वल है, तो ये भी y मान लो और इसको भी y मान लो, इज इक्वल टू y से। ऐसा मैंने मान लिया। अब क्या होगा? अब वो क्या पूछ रहे हैं हमसे? वो ये पूछ रहे हैं कि आप ये बीच वाला एंगल निकालो, यानी कि वो एंगल AOB पूछ रहे हैं। AOB, AOB का मतलब क्या हो गया? ये टोटल AOB क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। ये समझ में आता है कि नहीं बताओ? यस सर। अनुभव समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ठीक है जी। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो PQ है, PQ क्या है? PQ डायमीटर है इस सर्कल का। ठीक, तो डायमीटर का मतलब क्या है कि PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। सिंस PQ is the diameter of the given circle, it implies that PQ is a straight line. It implies that PQ is a straight line. जब PQ एक straight line है, तो भाई PQ पर बनने वाले हैं, PQ पर एक पॉइंट लाई कर रहा है वो, तो इस पर पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल्स हैं, इन सबका सम 180 डिग्री हो जाएगा। यस सर। Therefore ये जितने भी एंगल्स हैं POA लिखो। Therefore एंगल POA, सबसे पहले ये वाला एंगल, फिर एंगल AOC मतलब ये वाला एंगल, एंगल AOC प्लस फिर तीसरा एंगल देखो ये वाला एंगल COB, एंगल COB ये वाला एंगल, फिर चौथा एंगल एंगल BOQ प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें बता दीजिए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो। एक स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई एक पॉइंट लिया जाए,
और उस पॉइंट के इस तरफ पूरे के पूरे जितने भी एंगल्स हैं सबका सम 180 डिग्री होता है। समझ गए? इसीलिए मैंने मेंशन करा है PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया। ठीक है, यस सर। बताइए श्रीजा, क्लियर है? यस सर। रुद्रांश? हाँ जी सर। ओके, चलिए जी, अब अगला देखते हैं कि जैसे अब इन सारे एंगल्स की वैल्यू डालते चले जाओ। POA क्या था? x प्लस एंगल AOC क्या था? x। ठीक है, एंगल COB ये क्या था? y। और एंगल BOQ ये क्या था? y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस x कितना हो गया बेटा? 2x। y प्लस y कितना हो गया? 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस 2y 2 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचा? x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आ गया 90 डिग्री। x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x प्लस y क्या है? x प्लस y ये पूरा का पूरा AOB ही तो है। मैं क्या बोलूंगा? एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। बताइए, समझ में आ गया सभी को? यस सर। बताइए Yes, sir. हर्षिता, यस क्लियर है? सर। हर्षित बताओ। Yes, sir. ठीक है, भव्या बताइए। पार्थ मेहता? Yes, sir. ठीक है जी, मैं मिटा रहा हूं फिर इसको। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बताइए जी, 9th क्वेश्चन सभी को क्लियर है ना? किसी को दोबारा बताने की तो जरूरत नहीं है। लक्ष्य तुम बता दो। यस सर, क्लियर है। क्लियर है? एक बार सर फिर से शशि? बता दो सर। हाँ बेटा बताओ, क्या कह रहे थे? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 देखता हूँ। भानवी, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया इसमें? यस अभी थोड़ा बहुत आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। हो सकता है ये क्वेश्चन ही ना समझ में आया हो। इसका डायग्राम बनाते हैं पहले एक बार। इसका एक मतलब तो ये समझ में आ गया, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle, यानी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं। देखो, एक सर्कल बना रहा हूं मैं यहां पर ऐसे, ये सर्कल हो गया। इस सर्कल पर मैं एक्सटर्नल पॉइंट यहां पर ले रहा हूं, एक एक्सटर्नल पॉइंट ले रहा हूं P, और यहां से मैं इस पर दो टेंजेंट ड्रॉप कर रहा हूं। एक टेंजेंट ये हो गया, इसको बोल दीजिए Q, इस पॉइंट को। एक टेंजेंट ये हो गया, इस पॉइंट को बोल दीजिए R। और ये जो सर्कल है, ये सर्कल का हो गया बेटा सेंटर, इसको बोलिएगा O। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोबारा देखिएगा, क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, तो दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल, एक टेंजेंट हो गया PQ, एक टेंजेंट हो गया PR, इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला। ठीक है, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center।
ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट कौन सा होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट जहां पर सर्कल को टच करता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है? रेडियस। तो बेटा ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक, यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सर्कल को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है? रेडियस। ये वाला एंगल भी हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि ये वाला एंगल जो है इट इज सप्लीमेंट्री विद दिस एंगल, विद दिस एंगल। ठीक, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल आराम से आप समझ जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले ये दोनों जो 90 डिग्री हैं इनको मेंशन करता हूं मैं। हम लिखेंगे एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक तो ये, दूसरा लिखिए एंगल पी आर ओ, एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। और बेटा यहाँ रीजन में आप लिख दीजिए कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, angle between radius and tangent at the point of contact, at the point of contact of a circle is 90 degree. Angle between radius and tangent, भाई रेडियस के और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, और मुझे क्या प्रूव करना है कि एंगल सबटेंडेड बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, यानी कि एक तो ये वाला एंगल, ठीक है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल, is supplementary to the angle subtended by the two lines which are joining the point of contact to the center। तो point of contact से center को join करने वाली दोनों लाइन, इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो सीधा सीधा देखिएगा क्या करेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर क्लियरली ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूं मैं। Clearly, PQOR, clearly PQOR is a quadrilateral four-sided figure है, तो quadrilateral हो गई। और quadrilateral का मतलब क्या है कि इसके सारे के सारे जो एंगल्स हैं उन सबका सम 360 डिग्री होगा। तो मैं बोलूंगा एंगल QPR प्लस एंगल PRO प्लस एंगल PRO प्लस एंगल ROQ प्लस एंगल ROQ प्लस एंगल OQP is equal to 360 डिग्री। रीजन में आप क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हो गया, चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल में, हम जानते हैं। अब इसमें बेटा दो एंगल मुझे पता है PRO और OQ की, ये दोनों 90-90 हैं, वैल्यू डालिए। एंगल QPR प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल OQP या PQ वो बोल दो, एक ही बात है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 प्लस 90 इज 180। एंगल QPR प्लस 180 प्लस एंगल OQP इज इक्वल टू 360 डिग्री। 180 डिग्री को इस तरफ ले जाओ तो एंगल QPR प्लस एंगल OQP is equal to 360 minus 180 is equal to 180 डिग्री। तो यानी कि एंगल QPR मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल QOR मतलब ये वाला एंगल,
ठीक, एक मिनट, मैंने गलत लिखा, ये आर ओ क्यू नहीं, ओ क्यू पी, ये 90 डिग्री है। ठीक, तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू। ठीक कर लीजिए इसको, आर ओ क्यू, ठीक है ना। हमने क्या करा कि क्यू पी आर और आर ओ क्यू, पी आर ओ की वैल्यू भी 90 डिग्री और ओ क्यू पी की वैल्यू भी 90 डिग्री, क्यू पी आर और आर ओ क्यू ये एज लिखा रहने दिया। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों का सम 180 डिग्री आ गया। जब किसी भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो हम ये बोलते हैं वो दोनों एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बताइए जी, समझ में आ गया? Yes. समझ में आ गया? कार्तिक बोलो। यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? श्योर है? बताइए। नो सर। ठीक है, और रुचिर समझ रहे हो? यस सर। चलिए जी, ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 पे है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, मतलब उसके बाहर बना हुआ है वो पैरेललोग्राम, मुझे ये प्रूव करना है वो पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम नहीं है, वो रोम्बस है। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम बनाता हूँ। देखिए, ये देखने में ऐसा लग तो नहीं रहा पैरेललोग्राम जैसा, पर मान लेते हैं कि एक पैरेललोग्राम है। हमने कहा हमने ये मान लिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जो कि इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब क्या है कि सर्कल जो है वो इस पैरेललोग्राम के अंदर एग्जैक्टली फिटेड है। वो फिटेड किस तरीके से है कि जो सर्कल है ना, वो इस पैरेललोग्राम में कितनी साइड्स होती है? 4 साइड्स होती है। वो सर्कल इस पैरेललोग्राम की चारों साइड पर एक एक बार टच कर रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली फिटमेंट ये होता है कि वो एग्जैक्टली इसके अंदर फिटेड है। उसको मैं बोलूंगा कि पैरेललोग्राम ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है। तो आप ये देखिएगा कि एक तो साइड ए बी है, वो इसको जस्ट टच कर रही है, मान लीजिए पॉइंट पी पर। ऐसे ही साइड बी सी है, वो इस सर्कल को टच कर रही है पॉइंट क्यू पर, मान लीजिए क्यू पर। ऐसे ही जो साइड सी डी है वो इस सर्कल को टच कर रही है पॉइंट आर पर, और इसी तरह से दिस साइड डी इज टचिंग दिस सर्कल एट पॉइंट एस। ये हमने मान लिया। ठीक है जी, अब ये करने के बाद में मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो है ये एक पैरेललोग्राम नहीं, ये एक रोम्बस है। पैरेललोग्राम की टाइप भी तो होती है रोम्बस। तो मुझे ये प्रूव करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। देखिए जी किस तरह से करेंगे।
देखो जी, अब इसमें क्या लेकर चलेंगे हम आगे कि since ABCD is a parallelogram, since ABCD is a parallelogram, therefore AB is equal to BC and BC is equal to AD. भाई opposite sides equal होती है parallelogram की, तो AB is equal to BC and BC is equal to AD. ये हो गया, BC is equal to AD. नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट देखिएगा AB is equal to DC हो गया और BC is equal to AD हो गया. इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2. फिर मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरे पास कैसे भी करके ये साइड आ जाए AB. अब ये साइड AB कैसे आएगी? हमने ऐसा ही क्वेश्चन कल देखा था. आप ये देखिएगा कि अगर गौर से देखा जाए तो A एक एक्सटर्नल पॉइंट है और A से इस सर्कल पर टेंजेंट पड़ रहा है, तो AB और AS दोनों इक्वल होंगे बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल. ठीक इसी तरीके से अगर B एक एक्सटर्नल पॉइंट माना जाए तो B से BP और BQ ये टेंजेंट, दो टेंजेंट पड़ रहे हैं, ये दोनों भी इक्वल होंगे. इसी तरह से CQ और CR ये भी इक्वल होंगे, DS और DR ये भी इक्वल होंगे. तो हम ये चारों इक्वेशन लिखते हैं लाइन से. देखिएगा मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले AP is equal to AS. AP is equal to AS. हम रीजन में डालेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम A से पढ़ने वाले टेंजेंट हैं दोनों, तो दोनों इक्वल होंगे ही. उसके बाद बेटा मैं अगला लिखूंगा BP is equal to BQ. चलिए जी, BP is equal to BQ. इसमें आप लिखेंगे रीजन में टेंजेंट्स फ्रॉम B. अगला हो गया हमारे पास, अगला लेकर चलेंगे हम ये CR is equal to CQ. ठीक है, या चलिए ठीक है, ये भी हो जाएगा. ये नहीं लेना मेरे को, ये है ना, तो CR में इस तरफ बना लिखेंगे बेटा CQ is equal to CR. अभी कुछ सोच कर रहा हूँ ये काम. आप ये आपके दिमाग में आ सकता है कि मैं CR is equal to CQ भी ले सकता था, लेकिन मैं CQ is equal to CR क्यों ले रहा हूँ? कुछ सोच कर रहा हूँ. बस 2 मिनट रुक जाइए, समझने वाला है, सभी बच्चे समझ जाएंगे. मैं लिखूंगा यहाँ पर CQ is equal to CR. चलो अगर ये हो गया हमारा टेंजेंट्स फ्रॉम C. टेंजेंट्स फ्रॉम C. नेक्स्ट देखिएगा CQ is equal to CR हो गया. नेक्स्ट हम लिखेंगे DS is equal to DR. DS is equal to DR. Tangents from D. Tangents from D. फिर मैं कहूंगा कि ये जो 4 इक्वेशंस आई है ना, ये जो 4 इक्वेशंस आई हैं, चारों को ऐड कर दो. ठीक है, add all these 4 equations. Add all these 4 equations. ऐड करने से देखिएगा क्या मिलेगा मुझे. देखो जी, जब ऐड करेंगे तो बेटा सबकी LHS ऐड हो जाएगी और सबकी RHS ऐड हो जाएगी. तो जरा देखना AP plus BP plus CQ plus DS. मैं इधर लिख रहा हूँ AP plus BP plus CQ plus DS. ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड, और चारों राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएंगी. AS plus BQ plus CR plus DR. PS
प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी आर, ये हो गया। तो यहां से मैं ये कहूंगा कि एपी प्लस बीपी क्या हो गया, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी हो गया बेटा एबी, AB, और सीक्यू प्लस डीएस क्या हो गया, सीक्यू प्लस डीएस क्या हो गया, नहीं पता मेरे को क्या हो गया, इसको ऐसे छोड़ो अभी, सीक्यू प्लस डीएस को ऐसे ही लिखा रहने दो, सीक्यू प्लस डीएस को ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा अगला इधर है एएस प्लस बी क्यू, एएस प्लस बी क्यू, ये क्या होगा ये भी नहीं पता मुझे, इसको भी ऐसे ही छोड़ दो, एएस प्लस बी क्यू को भी ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन सी आर प्लस डी आर मुझे पता है, फिर सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, ये पूरा क्या हो गया सी डी, ये बताइए जी ये क्लियर है कि नहीं बताओ, yes sir, समझ गए। तो अब हमारे Yes, पास sir. हाँ जी एक चीज ये आ गई कि इधर ए बी प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी डी, ये आ गया, ए बी से सी डी को काट दो, बताइए समझ गए। तो क्योंकि ABCD इक्वल है, और सी डी ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, काट दें इनको, yes sir, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया हमारे पास, तो अब मैं इसमें एक काम करना चाहता हूँ, मेरे पास आया सी क्यू प्लस डी एस, यानी कि सी क्यू प्लस डी एस, ये आ गया, और इधर आ गया ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू, ठीक है। तो यहां थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है, ये तो मैं खूब आराम से जानता हूँ, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, लेकिन अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स मतलब बराबर बराबर वाली साइड्स भी इक्वल हो जाएं तो हम बोलते हैं कि वो हमारा रोम्बस हो गया। तो क्या है कि अगर ये AB इस BC के इक्वल आ जाए, या ये BC इस CD के इक्वल आ जाए, या CD इस DA के इक्वल आ जाए, बस इतना सफिशिएंट है, हम कहेंगे कि हमारा ये पैरेललोग्राम हो गया। तो AB से मैंने CD को काटा, दिस वाज फ्रॉम इक्वेशन 1, लिख लीजिए यहाँ फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। और अब मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास CQ प्लस DS इज इक्वल टू AS प्लस BQ है, ये कैसे भी करके दो एडजेसेंट साइड्स बन जाए, ये कैसे बनेगी जरा देखो, CQ प्लस DS इज इक्वल टू AS प्लस BQ, पहले तो CQ को देखो, जैसे ये CQ है और ये DS है, तो बेटा CQ को मैं क्या लिख सकता हूँ CR, और इसी तरह से DS को मैं क्या लिख सकता हूँ DR, ये समझ में आता है कि नहीं बताओ, yes sir, ठीक है। तो अब CQ को मैं लिख सकता हूँ CR, और DS को लिख सकते हैं DR, तो ये मेरे पास बन जाएगा CD, ठीक है। और फिर अगला अगला है उधर AS प्लस BQ, AS प्लस BQ, तो AS प्लस BQ को हम क्या लिख सकते हैं AP प्लस BP, ये तो फिर वही बन जाएगा AB ही बन जाएगा। अच्छा तो मैं इसमें क्या करता हूँ, CR प्लस BR, एक तो इसको तो बना लेते हैं, और AS प्लस BQ इसको ऐसे छोड़ देते हैं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, और AB इज इक्वल टू BC है, AB इज इक्वल टू BC है, BC किस तरह से बन सकता है, ये वाली साइड बन सकती है कैसे भी करके AD और BC, नहीं AD नहीं बनेगी, CQ प्लस DS, आप एक काम करो, CQ प्लस DS इज इक्वल टू AS प्लस BQ, हमारे पास दो इक्वेशन थे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसकी जरूरत शायद आगे पड़ेगी, इसकी जरूरत शायद आगे पड़ेगी हमको। तो अब एक काम करते हैं, जैसे AB और CD ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, इस फंडे को मैंने यूज करा ही था, इस फंडे को मैंने यूज करा ही था। अब मैं एक काम करता हूँ कि BC इज इक्वल टू AD, इसको यूज करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर फ्रॉम सेकंड
फ्रॉम सेकंड BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD। तो BC को हम क्या बोल सकते हैं, BC को हम बोल सकते हैं BQ प्लस QC, ठीक है, BQ प्लस QC, ठीक है। BQ प्लस QC, चलिए इतना कह दिया। और जो AD है, AD को मैं क्या कह सकता हूँ, AD को मैं कह सकता हूँ AS प्लस DS, AS प्लस DS। अब क्या अरेंजमेंट करें इसमें, किस तरह से रीअरेंज करें इसको कि ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए। अगर मैं AB और CD इधर ले लेता तो ये ट्वाइस ऑफ AB बन जाता, तब भी हो जाता, और CQ प्लस DS इधर आ जाता। चलो जी, एक रीअरेंजमेंट करिए, ये छोड़िए, इक्वेशन नंबर 2 नहीं, इसको छोड़ो, आप दोबारा से देखिए। ये हमारे पास जैसे AP इज इक्वल टू AS है, इसको ऐसे लिखो, AP इज इक्वल टू AS, ये लिखा था यहाँ पर। फिर दूसरा है DP इज इक्वल टू BQ, मेंशन करिए DP इज इक्वल टू BQ, ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा चेंज करो, चेंज करके जो मैं बराबर वाली साइड्स को इक्वल प्रूव करना चाहता हूँ वो हो जाएगा। जैसे CQ इज इक्वल टू CR है, इसको पलट कर लिख दो CR इज इक्वल टू CQ, यहाँ पर लिख दीजिए CR इज इक्वल टू CQ, ठीक है। उसी तरीके से DS इज इक्वल टू DR है, इसको भी पलट कर लिख दो DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS। ऐड ऑल, अब कर दो सबको ऐड। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बस 1 मिनट रुक जाइए, अभी बताता हूँ। हमने इन चारों को ऐड कर दिया तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या हो गई, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ये हो गया। मैं ये मिटा रहा हूँ ऊपर से, पिछले वाले क्वेश्चन का है तो इसको मिटा रहा हूँ। देखो जी, अब यहाँ पर क्या करेंगे, AP प्लस BP, AP प्लस BP, AP प्लस BP क्या हो गया, AB हो गया पूरा, प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR ये पूरा क्या हो गया, CD हो गया, इज इक्वल टू AS और DS को एक साथ लिखो, क्योंकि AS और DS ये हो जाएगा पूरा AD, AS प्लस DS इसको साथ में लिखिए। फिर BQ प्लस CQ इसको साथ में लिखो, BQ प्लस CQ को साथ में लिखा। अच्छा, AB और CD दोनों इक्वल है, AB और CD दोनों इक्वल है, तो मैं AB को AB ही रहने दूंगा, CD की जगह AB लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा AB प्लस AB, ठीक है। और AS प्लस DS क्या हो गया, AS प्लस DS पूरा हो गया AD। इसी तरह से BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ ये पूरा क्या हो गया BC, ठीक है। तो AB, मैंने CD को AB लिखा है ना, कहां से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके ये वैल्यू लिखी है यहाँ पर। तो AB प्लस AB बेटा कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ AB, और AD प्लस BC जो है, AD और BC ये दोनों भी तो इक्वल है, तो आप क्या करिए, आप AD की जगह पर भी BC ही लिख दो, तो AD की जगह पर लिख दीजिए BC, और ये तो BC था ही, तो ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ BC। तो AD की जगह जो BC लिखा वो कहां से लिखा, फ्रॉम 2, तो रीजन मेंशन करना बहुत जरूरी है, मेंशन कर देना फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ये हो गया। अब 2 से 2 कट गया, AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC। ये जो AB है और ये जो BC है, ये एडजेसेंट साइड्स हो गए इस पैरेललोग्राम के। तो अगर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि वो पैरेललोग्राम रोम्बस है। बताइए जी, सभी को समझ में आ गया? यस सर। सभी को समझ में आ गया? ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसको छोड़ो।
जो हमने ये चारों ऐड करे थे इनको पलट कर ऐड करना था, मतलब सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, डी आर इज इक्वल टू डी एस, इस तरीके से। और ये मैंने करा क्यों? ये मैंने इस वजह से करा क्योंकि मुझे ये दिखाई दे गया ए पी प्लस बी पी हो जाएगा ए बी, और सी आर प्लस डी आर हो जाएगा सी डी, और दोनों इक्वल है, ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, तो मैं उसको ट्वाइस ऑफ ए बी बोल दूंगा। इसी तरह से यहाँ पर ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस ये हो जाएगा ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू ये हो जाएगा बी सी, और ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को भी किसी एक के बराबर बोल देंगे। बताइए जी, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, Yes, sir. नव्या क्लियर है? Yes, sir. लक्ष्य है? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक फिगर दे रखी है, इस फिगर के हिसाब से चलना है हमको। AB इज इक्वल टू BC हो गया, इसमें यही प्रूव करना था, प्रूव दैट इट इज अ rhombus। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है अ ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively। See figure 10.14। मुझे फिगर दे रखी है इसकी, क्वेश्चन नंबर 12 की फिगर बनाते हैं। ये बीच में सर्कल है, इसका सर्कल का बेस हो गया, एक साइड ऐसे जा रही है, ठीक। ये एक सर्कल है हमारे पास ए बी सी, ए बी और सी, ये सर्कल दे रखा है, और इसमें एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर O है इसका सेंटर, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा गया, ठीक है, यानी कि रेडियस है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और इस पॉइंट को इन्होंने बोल दिया डी, ये पॉइंट है डी। अब O से और इसका B और D, इसकी लेंथ इन्होंने बोली है 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, और C और D इसकी लेंथ इन्होंने बोली है कितनी, 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा जब ये 8 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया, और जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं बताओ? यस सर। ठीक है, अब इन्होंने मेरे से पूछा क्या है, फाइंड द साइड AB एंड AC। मुझे ये पूरी साइड की लेंथ बतानी है AB की, और इस पूरी साइड की AC की लेंथ बतानी है। तो आप एक चीज देखिएगा कि जब C से पढ़ने वाले ये दो टेंजेंट इक्वल हैं, B से पढ़ने वाले ये दो टेंजेंट इक्वल हैं, तो A से पढ़ने वाले दो टेंजेंट भी तो इक्वल होंगे, तो इसकी लेंथ अगर x है तो इसकी लेंथ भी x हो जाएगी। ये बताओ? यस सर। ठीक है, अब मैं ये कहूंगा कि यहां से मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। यहां पर भी तो टेंजेंट टच कर रहा है ना सर्कल को, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, और इस जगह पर भी ये टेंजेंट जो है सर्कल को टच कर रहा है, तो ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो मैंने ये दो रेडियस और ज्वाइन कर, और इसमें ज्वाइन कर दिए। तो रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब इन सब चीजों को आप मेंशन कर दीजिए। अब मैं पूरा नहीं कराऊंगा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा इसको आप लोगों के लिए, और आप लोग समझ जाओगे, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब ध्यान से समझ लेना, पहले मैं ये सारी चीजें ना लिखवा नहीं रहा हूं,
मैंने ये फिगर बना दी है और आप इसको ध्यान से समझिए। देखो अब मेरे पास ये 3 रेडियस हो गए और इन्होंने रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये पता है मुझे। अब आप ये देखो कि अगर मैं इसको O से C को ज्वाइन कर दूं, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, मैं किसी भी बच्चे से कुछ पूछ सकता हूं इसमें, अभी ध्यान से सुन लीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने O से C को ज्वाइन कर दिया और O से B को ज्वाइन कर दिया, O से C को ज्वाइन कर दिया और O से B को ज्वाइन कर दिया। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या मैं ट्राइंगल OCB का एरिया निकाल सकता हूं? यस बताइए आस्था, एरिया क्या होगा इसका? सर इसका होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या होगा ये बता दो। सर 8 + 6 = 14 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। सभी बच्चों को अगर समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए ये ट्राइंगल बन गया OCB। OCB में पूरा अगर मुझे OCB का एरिया निकालना है तो CB विल बी माय बेस एंड ये जो OD है ये हो जाएगा हाइट, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हाइट लिया जाता है। तो हाफ 8 + 6 यानी कि हाफ 14 × 4 करूंगा तो OCB का एरिया आ जाएगा। ये सब बच्चे समझ गए? यस सर। रंजन बताओ, समझ में आ गया? प्रांजल समझ में आ गया? पार्थ मेहता तुम बताओ। Yes, sir. ठीक है, शौर्य, हर्षित, Yes, sir. यस सर आ गया। ठीक है, दीपांशी समझ गए? यस सर। ठीक है, भानवी बताइए। यस सर। ठीक है, अब जरा देखो एक चीज और, मैंने इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे ज्वाइन करा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेंटर को ए से ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने सेंटर को ए से ज्वाइन करा तो क्या मैं ओ ए बी इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ? ओ ए बी, इसमें बेस क्या हो जाएगा बेटा? 8 + x। 8 + x आपका हो जाएगा बेस और ये जो है ये हाइट हो जाएगा। हाइट यहाँ पर भी तो रेडियस है तो ये 4 हो गया। समझ गए? यस सर। मैंने OCB का एरिया निकाला, मुझे मालूम है कि यहाँ पर ये है बेस। बेस कितना है? 14, हाफ 14 × 4 OCB का एरिया। फिर OAB का एरिया, यहाँ पर बेस क्या है? 8 + x, तो हाफ 8 + x × 4 OAB का एरिया। फिर मैं निकालूंगा OAC का एरिया। OAC का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, ये भी तो रेडियस है तो ये भी तो 4 हो जाएगा। O से लेकर ये, इसको D बोलो, इसको E बोलो और इसको F बोलो, तो ये जो OF है ये भी तो रेडियस है 4। तो हाफ x + 6 × 4, तो OAC का निकल जाएगा एरिया। बताइए, यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो मैं करवा क्यों नहीं रहा हूँ कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से करके देखोगे मजा आ जाएगा। देखना एक बार करके देखो। OCB ये ट्राइंगल है, इसका एरिया आपने निकाल लिया। OAB ये ट्राइंगल है, आपने इसका एरिया निकाल लिया। OAC ये ट्राइंगल है, आपने इसका निकाल लिया। अगर इसका एरिया और इसका एरिया ऐड कर दोगे तो पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया निकल जाएगा। बताओ, यस सर। यस सर। समझ गए? है ना? एक तो ये हो गया एरिया निकालने का तरीका कि आपने 3 अलग अलग एरियाज निकालकर तीनों को ऐड कर दिया। और तीसरा तरीका बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो स्मॉल ए क्या है? ये वाली साइड x + 6। स्मॉल b क्या है? ये वाली साइड 6 + 8। 6 + 8 मतलब 14। और स्मॉल c क्या है? ये वाली साइड x + 8। x + 8। तो यहां से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्या हो जाएगा? √S × S - A × S - B × S - C। S क्या होगा यहाँ पर? सेमी पेरीमीटर। S हो जाएगा A + B + C/2। ठीक है, क्या हो जाएगा? x + 6 + 14 + x + 8/2।
तो ये क्या हो गया 2x प्लस 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28 अपॉन 2 2 कॉमन ले लो क्या बचेगा x प्लस 14 अपॉन 2 2 से 2 कैंसिल आउट ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर एरिया निकालोगे तो यहाँ पर s की वैल्यू डालेंगे क्या आ जाएगी x प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई s यानी कि x प्लस 14 माइनस a x ठीक छोड़ दो इसको कर लोगे। आप क्या करेंगे देखिएगा आपने एक एरिया निकाला ये वाला एक ये वाला एक ये वाला तीनों के एरिया को ऐड कर दिया तो ट्राइंगल का पूरा एरिया आ गया। दूसरा आप यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला में डालकर आप फिर से ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे। आप कहेंगे सर इसमें तो एक्स वेरिएबल आ गया बार एक्स वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर मैं स्क्वायर रूट कैसे निकालूं उसका निकालने की जरूरत नहीं है। क्या करना है यहाँ से जो एरिया निकलेगा दैट एरिया विल बी इक्वल टू दिस एरिया जो आपने यहाँ पहले निकाला था। दोनों एरियाज को इक्वल रखो और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ का जो स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा। आपको फिर देखिएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको सॉल्व करना होगा x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास और आपको वही निकालनी है। x की वैल्यू आ गई तो AB कितना हो जाएगा x प्लस 8 और AC कितना हो जाएगा x प्लस 6। मैं इस क्वेश्चन को और अगले क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ आप ट्राई करिए और ये बताइए कि कल दोपहर में आप लोगों की क्लास रख लूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो सर नो प्रॉब्लम। कल दोपहर में 2 बजे रख लूं आप लोगों की क्लास। Yes, sir. नहीं सर मैं बाहर जा रही हूँ। कर लो। बताइए दीपांशी किधर जा रहे हो मतलब शाम को अवेलेबल हो हाँ सर शाम को अवेलेबल हूँ किस अभी। टाइम तक ये बता दो। सर सर 5 बजे के आसपास। सर हाँ जी बताइए। सर सुबह रख सकते हो? नहीं सुबह हाँ नहीं अवेलेबल नहीं। सर 5 बजे के बाद। 5 बजे रख लूं कल क्लास ये बताओ। यस सर। नहीं सर मेरा डिबेट है। यस सर कर लो। तो शाम को श्रीजा तुम अवेलेबल नहीं हो। नो सर। ठीक है उससे पहले बता दो 1 बजे 12 बजे 11 बजे अवेलेबल हो। 11 बजे ठीक है सर। Yes, नो sir. सर सर 11 नहीं सर 11 नहीं दीपांशी 11 बजे बताओ। यस सर। सर 11 बजे नहीं हो पाएगा सर। 11 बजे नहीं हो पाएगा तो किस टाइम हो जाएगा ये बताओ। सर क्लास ही मत लो कल। सर दोपहर में ही सही है। अरे दोपहर में बाकी बच्चे अवेलेबल नहीं है। सर कल 6 बजे सकते हैं। सर मैं कल पूरे दिन अवेलेबल हूँ। चलिए ठीक है कोई बात नहीं परसों लेते हैं फिर आप लोगों की क्लास छोड़ो फिर कल का। सर आप 8 o'clock वाले टाइम पे देख लो। मैं अगर फ्री हुआ तो मैं मैसेज डाल दूंगा ठीक है। तो अगर 8 बजे आप लोग फ्री हुए तो आप आ जाना मैं देख लूंगा अगर मैं उस टाइम फ्री हुआ तो ठीक है। ओके सर। Okay sir, thank you. चलिए जी फिर ओके गुड इवनिंग सर। ओके बाय सर। ओके बाय थैंक यू सर। ओके Thank you sir. ओके Thank you sir. नमस्ते ओके थैंक यू सर। ओके।